आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम लेकर के तो बैठे ही होंगे। सभी भैया बहनों से रिक्वेस्ट भी करें कि वो क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लें। सबों से रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी से क्लास में आ जाएं। भैया बहन, अब हम लोग कक्षा शुरू कर रहे हैं और ये बोर्ड पर लिखी हुई बातें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। कुछ बातें जो कल की थी इस चैप्टर के संबंध में खूब ध्यान से सुनेंगे भैया बहन। कल मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में जैसे ही इस चैप्टर शुरू होती है तो मंडल कमीशन रिपोर्ट की चर्चा है। मंडल कमीशन रिपोर्ट की चर्चा का दो मकसद है। एक उसका मकसद है कि आपको मंडल कमीशन की सिफारिशों की जानकारी दिया जाए। दो मकसद हैं इस तरह की चर्चा के, इस रिप्रेजेंटेशन के। मंडल कमीशन की प्रस्तुतिकरण से पाठ की शुरुआत इसलिए की गई भैया बहन क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप जाने, पहली बात। दूसरी बात, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद आप यह भी जानें कि किस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसी कानून के पारित होने के बाद उसे उससे संबंधित विभाग में भेजता है और वह विभाग लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद की स्वीकृति के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो पुनः भैया बहन उस सरकारी विभाग के पास जाएगा, कार्मिक मंत्रालय के पास जाएगा और वह मंत्रालय सरकारी विज्ञप्ति के माध्यम से, आपको प्रश्न छोटे से आ सकते हैं, सरकारी विज्ञप्ति क्या है? तो मैंने वो बताया आपको अभी। कंसर्न डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग पारित किए गए बिल के आलोक में वह विज्ञप्ति निकालती है और फिर उस विज्ञप्ति का पालन किया जाता है। जब भारत सरकार ने भैया बहन यह निश्चित कर दिया कि ओबीसीज को, ऑप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास को, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेंगे, लोकसभा की स्वीकृति के बाद कार्मिक मंत्रालय ने उसे लागू किया।
किसके माध्यम से लागू किया? सरकारी विज्ञप्ति के माध्यम से लागू किया। सरकारी विज्ञप्ति किसके आलोक में आया? जब लोकसभा ने उस पर कानून बना दिया, लोकसभा की उस पर मुहर लग गई। तो भैया बहन, सरकारी विज्ञप्ति की परिभाषा क्या हो गई? सरकारी विज्ञप्ति एक लिखित घोषणा पत्र हो गया, एक रिटन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट हो गया, जिसके अनुसार उसे लागू किया गया। भैया बहन, अब सवाल यह उठता है, भैया बहन, सवाल यह उठता है ले दे करके कि सरकारी विज्ञप्ति तो लागू हो गया, लेकिन उसमें जितनी संस्थाएं इन्वॉल्व थीं और सरकारी विज्ञप्ति के पहले भी भैया बहन कानून जो बने, उस कानून को पारित करने में संसद के दोनों सदनों की करीब करीब समान भूमिका है। तो हमने बोर्ड पर आज भैया बहन, चूंकि शीर्षक ही वही है, संस्थाओं का कामकाज, यानी संवैधानिक संस्थाएं। तो भैया बहन, संसद, भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस तीनों मिला करके कहा जाता है। यानी भारतीय संसद का कॉम्बिनेशन क्या है भैया बहन? भारतीय संसद का कॉम्बिनेशन है, अगर लिखेंगे हम कि भारतीय संसद किनको किनको मिला करके बना है, तो भैया बहन भारतीय संसद के 3 धड़े हैं, 3 घटक हैं। लोकसभा, राज्यसभा तो है ही, मध्य में राष्ट्रपति हैं, यानी राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो संसद का अंग है। भैया बहन, इसीलिए राष्ट्रपति देश के सर्वप्रमुख व्यक्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के तरह सिर्फ वो कार्यपालिका के प्रधान नहीं है। भारत सरकार जब भी लिखा जाएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम आएगा, और भारतीय संसद का भी वो एक घटक है, यानी राष्ट्रपति संसद को भी एक तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। राष्ट्रपति हर जगह है, भारतीय संसद के प्रमुख घटक के रूप में है, देश के प्रधान कार्यपालिका के रूप में है, इवन कि देश की सरकार का प्रधानमंत्री है, लेकिन लिखित रूप में पहले वहाँ भी राष्ट्रपति ही आते हैं। यानी भारत सरकार का भी जो कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम, ऊपर में सबसे पहला नाम राष्ट्रपति का ही होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को सरकार का भी प्रधान बोलते हैं, संसद का घटक बोलते हैं, देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं। सब जगह राष्ट्रपति ही विद्यमान हैं। भले ही वो व्यावहारिक रूप से उनके सारे अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन नाम सबसे पहले अंकित होता है राष्ट्रपति महोदय का। इसीलिए भैया बहन उनको हम महामहिम के नाम से पुकारते हैं। भैया बहन, अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा, भैया बहन अब हम लोग परोक्ष रूप से लोकसभा एवं राज्यसभा, इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से भैया बहन यहाँ यह मैंने अंकित किया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप बिना परेशानी का भैया बहन उसे देख और समझ सकते हैं। तो पहला सदन लोकसभा है,
लिखते हैं पहला सदन लोकसभा, लेकिन व्यावहारिक रूप से लोकसभा राज्य संसद का निम्न सदन है। इसको हम लोग भारतीय संसद का निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं। अब बड़ा विचित्र है, आप कहेंगे कि एक तरफ तो कहते हैं कि लोकसभा अति महत्वपूर्ण सदन है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ही अधिकार अधिक हैं, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है, लेकिन फिर इसको सब कुछ कहने के बाद यह कह देते हैं अंतिम में कि यह भारतीय संसद का निम्न सदन है। अरे भाई, जब इसके अधिकार राज्यसभा से ज़्यादा है, जब इसके अधिकार राज्यसभा से अधिक है, तो फिर इसे लोअर हाउस क्यों बोलते हैं? भैया बहन, इसके जवाब में ही इसकी विशेषताएं छिपी हुई हैं, जिनको मैंने कई बिंदुओं में अंकित किया है। और इन बिंदुओं को, यानी इसमें 3 क्वेश्चन भी हैं भैया बहन। सबसे पहली बात तो ये कि आप भारतीय संसद के विभिन्न घटकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यह अति महत्वपूर्ण है। वी आर जस्ट हैविंग इंफॉर्मेशन related to Indian Parliament. We are going through the discussion of the characteristics of Lok Sabha and Rajya Sabha. लोकसभा और राज्यसभा के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख रहे हैं भैया बहन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसी विशेषताओं में 3 क्वेश्चन बन जाता है। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जब भी भारतीय लोकतंत्र की बात करेंगे तो भारतीय संसद की बात करेंगे। संसद सर्वोच्च है, यह भारतीय लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक है। संसद में ही कानून बनते हैं, संसद नहीं तो भारत भी नहीं, संसद नहीं तो लोकतंत्र भी नहीं, संसद नहीं तो कानून भी नहीं, संसद नहीं तो सरकार भी नहीं। क्योंकि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विधायिका कहे जाते हैं। संसद भी विधायिका है और विधायिका के बाद ही कार्यपालिका का गठन होगा। इसको नोट करेंगे आप, विधायिका ही सर्वप्रमुख है, क्योंकि विधायिका के गठन के बाद ही कार्यपालिका बनेगी। पहले लोकसभा का चुनाव होगा, तब प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद पहले प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं होते हैं। लोकसभा के जो एमपीज जीत करके आते हैं, उन्हीं में से एक को, मेजॉरिटी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यानी पहले लोकसभा, पहले विधायिका, लोकसभा बोले या विधायिका बोले, तो संसद एक विधायिका है। विधायिका ही नहीं तो सरकार नहीं, सरकार नहीं तो कानून कौन बनाएगा? यानी भैया बहन, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद का महत्वपूर्ण सदन है, और लोकसभा तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदन है, क्योंकि लोकसभा एक ऐसा हाउस है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। लोकसभा इज द हाउस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये बहुत बड़ा फर्क है भैया। लोकसभा राज्यसभा में तो बहुत सारे अंतर हैं ही, आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं, मैं एक एक करके डिस्कस भी करूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है लोकसभा के विषय में, वो ये कि लोकसभा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है। इसीलिए नाम इसका जो भी हो, लोअर हाउस ही क्यों न कहा जाए, राज्यसभा इसके सामने कहीं नहीं टिकती। अब प्रश्न यह उठता है भैया बहन कि जब सब महत्वपूर्ण है लोकसभा के विषय में, तब इसे निम्न सदन क्यों बोलते हैं?
जब इसको राज्यसभा से हर जगह देखते हैं कि इसी को सबसे ज़्यादा प्रभाव दिया गया है, अधिकार दिए गए हैं, तब इसका नाम निम्न सदन क्यों है भैया बहन? निम्न सदन इसका नाम इसलिए है तो 3 कारणों से है। पहला तो यह अस्थायी सदन है, 5 साल के उपरांत लोकसभा को पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व कर जाएगा। उसको अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिसॉल्व। पूरी की पूरी लोकसभा भैया बहन 5 साल जैसे ही पूरा होगा लोकसभा समाप्त हो जाएगी, नई लोकसभा का गठन होगा। लेकिन राज्यसभा पूर्णकालिक सदन है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णकालिक सदन। पूर्णकालिक जिसका कि काल कभी पूरा ही नहीं हो। एवर लास्टिंग हाउस नेवर डिसॉल्व्स। लोकसभा has to dissolve after the completion of every 5 years, where Rajya Sabha is everlasting, it never dies. Rajya Sabha never dies. Lok Sabha has to die after completing the 5 years tenure, but Rajya Sabha remains alive always. This is the thing. तो पहला तो भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है, कार्यकाल 5 साल का, और अस्थायी सदन है, टेम्पररी हाउस है। इसकी कुल सदस्य संख्या 552 है। एमसीक्यू में बार बार ये क्वेश्चन आएगा, कुल सदस्य संख्या 552। भैया बहन इनमें से निर्वाचित होते हैं 550 और 2 सदस्य। मैंने अभी कहा एक बात कि लोकसभा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है, लेकिन 2 सदस्य भैया बहन यानी 552 में से सिर्फ 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर देते हैं। अब ये जिज्ञासा आपको होगी कि जब ये निर्वाचित सदन कहते हैं एक तरफ, तो फिर मनोनयन कैसे हो गया? बिना चुनाव लड़े वो लोकसभा का सदस्य कैसे बन गया? भैया बहन संविधान में ये अलग से परिभाषित किया गया है। संविधान में यह अलग से नियम बनाए गए हैं, क्योंकि लोकसभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदन है। कानून बनने की शुरुआत लोकसभा में होती है। सभी वर्गों की आवाज़ वहीं से उठती है। एंग्लो इंडियन एक ऐसा समुदाय है जिसकी जनसंख्या हमारे देश में बहुत कम है। अगर उनके प्रतिनिधि आम चुनाव में हिस्सा लेंगे तो वो कभी जीतेंगे ही नहीं। अब लोकतंत्र को कहते हैं हम लोग क्या? लोकतंत्र को हम लोग कहते हैं, लोकतंत्र बहुमत का शासन है। डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ मेजॉरिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये इनकी जनसंख्या इतनी कम है कि ओपन फ्रे जब होगा, ओपन इलेक्शन जब होंगे, जब जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो इनके कैंडिडेट कभी जीतेंगे ही नहीं, इनको कोई नहीं वोट देगा। तो फिर वो जो अपना देश छोड़ करके भारत में रह गए, भारत को ही अपना मदरलैंड मान लिया। आज़ादी के बाद सभी लोग चले गए, ये लोग यहीं रह गए। इन्होंने हमारे भारत के मातृभूमि को ही अपनी माँ समझा। इनकी कौन सुनेगा? इनका साहित्य अलग है, संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है, तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? इनको प्रोटेक्शन कौन देगा? इसलिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा में बिना चुनाव लड़े ही मनोनीत कर देते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। भैया बहन ये प्रश्न आपके दिमाग में पहले गूंजता होगा, और तो मैंने इसको आपको इस रूप में बताया, और हम समझते हैं कि आपको ये समझने में कोई परेशानी भैया बहन नहीं होगी, कोई परेशानी अब आपको नहीं होगी। तो भैया बहन आप इसको एक बार बढ़िया से क्लोजअप में मैं दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार देख लें, और देखने के बाद अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है भैया बहन
तो प्रॉब्लम को आप दूर कर लीजिए। क्योंकि ये देखिए भारतीय संसद हो गया, लोकसभा हो गए, लोकसभा के अलग अलग पॉइंट हो गए। भारतीय संसद का निम्न कार्यकाल 5 वर्ष और स्थायी सदन 552, इनमें से निर्वाचित 550, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। धन विधेयक के मामले में एकाधिकार, मोनोपोली रिगार्डिंग मनी एंड प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब राज्यसभा की तरफ आते हैं भैया बहन। राज्यसभा की तरफ आकर के आप देखिए, मैं क्लोजअप में दिखा रहा हूं। राज्यसभा एक पूर्णकालिक सदन है। राज्यसभा एक पूर्णकालिक सदन हुआ, संसद का स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। कुल संख्या 250 है। धन विधेयक के मामले में इसे सीमित अधिकार हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति करते हैं, यानी राज्यसभा की जिस समय सेशन राज्यसभा का चल रहा होता है उस समय वो सभापति कहे जाते हैं। लेकिन जनरल आवर में वो क्या हो जाते हैं, देश के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। अंतिम पॉइंट आप देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति अर्थात देश के उपराष्ट्रपति करते हैं। भैया बहन, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा जो है वो भैया बहन एक स्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन हो गया और राज्यसभा कैसा सदन हो गया भैया बहन? राज्यसभा हो गया अस्थायी सदन। भैया बहन, राज्यसभा हो गया अस्थायी सदन और राज्यसभा तो स्थायी सदन हो गया, लेकिन लोकसभा हमेशा अस्थायी सदन ही रहता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? लोकसभा को हर कीमत पर भैया बहन 5 साल में डिसॉल्व होना है, जबकि उनको जो है क्या बोलते हैं, जबकि उनको डिसॉल्व होना है, जबकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व ही नहीं होता, राज्यसभा कभी मरती नहीं। राज्यसभा तब होता क्या है? आप कहिए कि ये जो 250 सदस्य हैं ये कैसे चुने जाते हैं जब ये लोकसभा की तरह कभी खत्म ही नहीं होते? तो आप नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भैया बहन 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं। प्रत्येक ऐसा प्रोफॉर्मा ही बना हुआ है, ऐसी नियमावली ही बनी हुई है कि 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को रिटायर कर जाना है और उसके बाद नए सदस्यों की भर्ती होती है। इस तरह पूरी, क्योंकि 1/3 ही रिटायर करते हैं, पूरा हाउस उसी तरह काम करते रहता है। एक भी दिन राज्यसभा चुनाव के समय में अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। चुनाव अपने जगह पर हो रहा है, हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर करेंगे और नया सीट भरा जाएगा। भैया बहन, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार है। धन विधेयक के मामले में सीमित अधिकार, बहुत सीमित अधिकार। मैंने आपको कई बार बताया, साधारण विधेयक लोकसभा में भी पहले पेश हो सकता है, राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, लेकिन धन विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। धन विधेयक संवेदनशील विधेयक होता है, धन संपत्ति से संबंधित विधेयक है, इसलिए राज्यसभा चूंकि चुनी हुई संस्था नहीं है, ये प्रत्यक्ष तौर पर चुने हुए लोगों की संस्था नहीं है, इसलिए लोकतंत्र में इसे कम अधिकार दिए गए हैं। किसी भी धन विधेयक को, मनी बिल को, जिसको लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, आपको ये पता है। और 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज, राज्यसभा को वो मनी बिल लौटा देना है लोकसभा को, निश्चित रूप से, नहीं तो क्या होगा?
राज्यसभा की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। वह मनी बिल जिस रूप में राज्यसभा गया था उसी रूप में पास समझा जाएगा। अब भैया बहन आप समझिए कि किस प्रकार से राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में बहुत ही सीमित अधिकार प्राप्त हैं भैया बहन। इसीलिए राज्यसभा 14 दिन के अंदर ही उसे लौटा देती है लोकसभा को, जिससे कि उसकी गरिमा पर ठेस नहीं पहुँचे, क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। उसकी कार्रवाइयों की अध्यक्षता देश के उपराष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। स्पीकर लोकसभा के अंदर तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकसभा के बाहर वो आम संसद सदस्य के तरह है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के अंदर तो महत्वपूर्ण है ही, बाहर भी जब जाता है तो वो देश का उपराष्ट्रपति कहलाने लगता है। यानी राज्यसभा की अध्यक्षता देश के उपराष्ट्रपति करते हैं, यानी सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति करते हैं। इसीलिए तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कार्यकाल भी देखिए, इसका 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष और इसका कार्यकाल 6 वर्ष। वह अस्थायी सदन, यह अस्थायी सदन। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं भैया बहन जिसके अनुसार राज्यसभा उच्च सदन होते हुए भी लोकसभा से कम महत्वपूर्ण माना जाता है। भैया बहन अब हम कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। भैया बहन एक एक टॉपिक हम लोग रोज ले रहे हैं और उन टॉपिक को हम लोग उस दिन ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको पूरे विश्वास से बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में दिया गया है भैया बहन। और इस चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो अपने राजनीतिक ढांचा का पूरा जानकारी हमें मिल जाएगा। हम लोकतंत्र के संबंध में पूर्णतः अवगत हो जाएंगे। आज आप ERP जरूर देखेंगे और ERP देख करके आप HW कॉपी में ज़रूर लिखा कीजिए, जिससे कि भैया बहन सारी चीज़ें आपको बढ़िया से याद आ जाएं। नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम से बचने का रास्ता ये है कि सब चीज़ को खूब बढ़िया से जाना जाए। तो भैया बहन अब आपको हम बाय बाय बोलते हैं। आप क्लास में आए, थैंक यू सो मच।